आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। आज तकरार में मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली के सांसद और कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप दीक्षित जी। संदीप दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। थैंक यू। संदीप साहब, आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह का माहौल देश में बन रहा है और ये लग रहा है कि पूरे तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पे चली गई है, और कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो वो भी लगता है इस बात को मान के बैठे हैं कि इस चुनाव में वो हार रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ एक माहौल पिछले 4-5 साल से बन रहा था जिसमें एक ये दिखाया जा रहा था कि यूपीए के ऊपर बार बार मीडिया में और जगहों पर हमले हो रहे थे और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि माहौल तो पूरे तौर पर बन गया है। नहीं, मैं बता रहा हूं, कोशिश की गई जिस कारण से ये माहौल बना। और लेकिन आप देखिएगा पिछले 8-9 महीने में जब से हमारे इश्तहार आना शुरू हुए, जब से जमीनी हकीकत को हम लोगों ने लोगों के सामने ला के रखा, जब इकोनॉमिक डाउनटर्न फिर से शुरू हुआ और उसके बाद कई हमने लेजिस्लेटिव काम ऐसे किए जो बड़े दिनों से इस देश की जनता इंतजार कर रही थी, तो यकायक एक ठहराव आया उस माहौल में। और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे जो बदल रहा है, जो हमसे जमीन से आज हमें रिस्पांस मिल रहा है लोगों के बीच में, आज लोग रुक कर, क्योंकि चुनाव सामने आ रहा है, एक बार पिछले 8-9 साल 10 साल का जो परफॉर्मेंस है उसको देख रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। जहां तक नेताओं की बात है, मुझे नहीं लगता कहीं से कोई हताशा दिख रही है। एक कांग्रेस कभी भी एक बहुत बड़बोलेपन में नहीं काम करती है। हताशा की बात तो यह है कि बहुत लोग ये मान के बैठे हैं, और जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस साल चुनाव ही लड़वा नहीं चाह रहे। आप मुझे देखिए, मैं दिल्ली से हूं, दिल्ली में हम लोग तीसरे नंबर पर आ गए थे। कोई हमें उम्मीद नहीं दे रहा है, फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं। मैंने अपना नाम अप्लाई किया है, दिल्ली के 7 एमपी अप्लाई किए हैं, 7 चाहते हैं। हमारे यहाँ जो 2 प्राइमरी हो रही हैं उसमें बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई, बल्कि पिछले 5-7 दिन से हमारे अखबारों में केवल जो लड़ाइयां चल रही थी प्राइमरी की, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, उसको वो सामने आया, वो धीरे से सेटल हो गई। बात की है तो अगर आप टिकट लेने की जो हमारे यहाँ एक बात काम चलता है उसको देखें तो एप्लीकेशंस हर जगह आ रहे हैं। आज बल्कि कल हम लोगों की दिल्ली की लिस्ट अनाउंस होनी थी, उसमें और नाम जुड़े, तो नाम जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है लोगों का मन कर रहा है आने का। इसका मतलब कार्यकर्ताओं में एक जोश है और चाहते हैं कि कांग्रेस का टिकट उन्हें मिले। आपने बात की इश्तिहार की कि हमारा इश्तिहार आया है तो स्थिति बदली है। लोग यही इल्जाम आप लोगों पे लगा रहे हैं कि इश्तिहारों के जरिए आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। संदीप दीक्षित को अगर ढूंढिए, ओखला के लोग ये कहते हैं संदीप दीक्षित को जब ढूंढते हैं तो 2-4 कांग्रेसियों को छोड़ करके ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पिछले 5-6 महीने से कम जाना था क्योंकि विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और हम लोग पब्लिसिटी मैनेज कर रहे थे। मेरे ख्याल से ओखला तो शायद ही कोई ऐसा महीना गुजरा होगा जब ओखला में हमारे विजिट नहीं होते थे, काम के चक्कर में नहीं होते थे, आने जाने के नहीं होते थे। ये तो ठीक है, 5-6 महीने में एक लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, संदीप दीक्षित की बात नहीं करते हैं। हो सकता है आप दिल्ली में रहते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ओखला, तो आप वहां जाते हो, लेकिन ये कि आमतौर पर यह माना जा रहा है कि जो कांग्रेसी नेता हैं वो इतने ज्यादा सत्ता को लेकर के कॉम्प्लेसेंट हैं कि बहुत ज्यादा फील्ड में नहीं जाते हैं। जनता से कनेक्ट खत्म हो गया है, और जनता से कनेक्ट खत्म होने के बाद कारण ही आपका चुनाव में हार हुई, दिल्ली के चुनाव में, और आने वाले चुनाव में भी ये लग रहा है कि कनेक्ट आपका जो इतना खत्म हो गया है कि लोग अब आप लोगों की तरफ देख नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक हो सकता है लोगों में एक फीलिंग हो, 8-10 साल इंसान रहता है तो कुछ न कुछ एक आप आदमी जो अपने चुने हुए प्रतिनिधि उस पर सवाल तो खड़ा करता है। देखिए, आप राहुल जी को देखिए, आज ही नहीं 5 साल से वो घूम रहे हैं। जब कहीं भी आसपास चुनाव नहीं था तब वो गांव-गांव जाकर वहां की समस्या समझकर उसको सामने लाकर उसको कहते थे। हमारे नेता आते थे दिल्ली में, शीला दीक्षित जी, शायद ही कोई इलाका होगा या कोई दिन होगा जब बाहर नहीं जाती थी। देखिए, माहौल से, कोई परिस्थिति से कभी चुनाव आदमी जीत सकता है, कभी चुनाव नहीं जीत सकता, वो अलग बात है। लेकिन ये कहना कि जनता से कनेक्ट नहीं रहा, वो तो गलत है। कई सवाल आपसे दिमाग में आ रहे हैं। आपने कहा कि नए जो वोटर्स थे, यूथ जो थे, जिन्होंने दिल्ली को उस हाल में नहीं देखा है जो आज दिल्ली है, शायद वो विकास की उस जो तेजी से आपने किया 15 साल में वो नहीं देख पाए, 18 साल के जो वोटर थे। लेकिन वही वोटर फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपके सामने खड़े होंगे जिन्होंने वो 2 बार नहीं देखा है। अगर वो पैरामीटर है तो फिर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी। नहीं, लेकिन देखिए, पिछले 3 महीने में 2 बदलाव आए हैं। एक तो इस बात को हम लोग और अच्छी तरीके से जान पाए कि हमें और ज्यादा जोरदार तरीके से अपनी बात कहने की आवश्यकता है। कभी कभी ये भी होता है कि आपको लगता है कि विकास दिखता है, महसूस होता है, अनुभव होता है, लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हमें लगा कि वो नहीं हो पाया। उसको बार बार लोगों के सामने एक तरीके से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, फ्रंट ऑफ योर फेस, उसको लाने की जरूरत थी, और उसको मेरे ख्याल से हम लोग अब पिछले 3 महीने में और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इन्होंने और सरकारों को भी देखा है
इन्होंने ये 50 दिन का जो दिल्ली में एक नाटकीय सरकार रही बिना किसी परिणाम के, उसको भी देखा है। उनकी आकांक्षाओं में 50 दिन की एक जो माना जाता था कि क्रांतिकारी परिवर्तन वाली सरकार है, 50 दिन में दुनिया ही पलट देगी, उस सरकार का भी अनुभव देखा है। आज लोग पहली सरकार को भी देख रहे हैं। आपने, मुझे याद है असेंबली इलेक्शन से पहले मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, आपने कहा था 20 से 25% वोट आम आदमी पार्टी को ऊपर भी जा सकता है। सीटों के बारे में आपने बात नहीं की थी, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए साहब, कि आपको यह अंदाजा था, आप पार्टी में इंपॉर्टेंट हैं, शीला दीक्षित के पुत्र हैं, वो चुनाव लड़ रही थी, उनकी सरकार थी, इतनी जानकारी आपको थी, असेसमेंट आपका था जो सही हुआ, फिर भी आप उसकी रोकथाम नहीं कर पाए। नहीं, पेट्रोल नहीं कर मानते, ये कमजोरी हो सकती है, लेकिन देखिए वो जो एक उनका ग्राफ बढ़ रहा था, वो एक जिस तरीके के लुभावने वो वायदे कर रहे थे और उसको लिंक कर रहे थे बाकी हर उस कमजोरी से जो सरकारों में स्वाभाविक है, 15-20 साल में होती हर काम तो हम पूरा नहीं कर सकते। वो जो उन्होंने एक लिंक बिठाया, वो एक बड़ा इमोटिव, वो बड़ा एक व्यक्तिगत रूप में लोगों को छू गया। क्योंकि हम सरकार में हैं, हमें अपनी गलतियां भी स्वीकार करनी पड़ती हैं। कई ऐसी गलतियां हैं जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, वो भी हम पर पड़ती हैं। जैसे उस लड़की के साथ जो कांड हुआ, और मजे की बात यह है कि उस समय यही केजरीवाल ने, यही बीजेपी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री दिल्ली के जिम्मेवार हैं, और जब मुख्यमंत्री के अंदर वही रेप हुआ तो उसने और चीजों पे मर दिया। इस समय मीडिया ने मुख्यमंत्री पर फोकस नहीं किया, उस समय पूरी मीडिया मुख्यमंत्री पर फोकस करती रही। तो कहीं ना कहीं इस बात को तो मानना पड़ेगा कि मीडिया ने अपना स्टैंड चेंज किया। या तो हो सकता है 3 महीने में मीडिया जान गई जो वो पहले नहीं जानती थी, या उसका रुख बदला। मैं ये कह रहा हूं कि माहौल बदलाने में और यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी इश्यू पे बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं एक ब्रेक। से खचाखच पेश है मुकद्दर का सिकंदर के 2 फाइनलिस्ट्स। इन्होंने तय किया है खतरनाक फासला 1000 फीट की ऊंचाई पर, और ये खतरों से बेपरवाह यहां तक पहुंचे हैं अंगारों से। पर अब आखिरी राउंड, लगता है रिस्क नहीं है, तो कौन बढ़ेगा आगे? पर बिना कॉन्डम। समझदार थे जो सबसे बड़े खतरे से डर गए और घर गए। सबसे बड़ा खतरा HIV, यौन संक्रमण और अनचाहे गर्भ का खतरा, और जो समझे ये बात वही है मुकद्दर का सिकंदर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में खास करके जो शिकस्त हुई, जो हार हुई कांग्रेस की, उसके क्या कारण थे, और वो भी तब जब संदीप दीक्षित जी ने ये बात मानी थी चुनाव से पहले कि आम आदमी पार्टी को 20 से 25% वोट मिलेगा। संदीप जी अपनी बात कर रहे थे। संदीप जी, अब आपको लगता है कि वो जो वादे और लुभावने वादे करके केजरीवाल जी आए थे सत्ता में, उन वादों की पोल खुल गई है, लोगों ने 50 दिन में उनको देखा है। आपसे मेरा सवाल यह है, सांसद के नाते नहीं, पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते, दिल्ली के एक शहरी के नाते, आप केजरीवाल की 49 दिन की सरकार को किस तरह से आंकते हैं? मैं उसको, अगर आप कहें तो 10 में से 2% 2 वोट दूंगा। और मैं कारण ये बताता हूं, देखिए नागरिक होके भी वास्तविकता भी हम लोग जानते हैं। हमें पहले भी पता था कि जिस तरह के वायदे ये कर रहे हैं लोगों के दिल को जरूर छूते हैं, लेकिन उनमें कहीं भी व्यवहारिकता नहीं है, ना वो हो पाएंगे। ठीक है, हो सकता है इन्होंने अनजाने में या इस समझ से कि मेरी सरकार नहीं आएगी तो कुछ भी कह दो, शायद हो सकता है कि जो उन्होंने हजारों वायदे इन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह किए कर दिए। ठीक है, राजनीतिक पार्टी है, कुछ भी कह सकती है। सरकार में आने के बाद इनको धीरे धीरे हकीकत पता चली, और उसके बाद हकीकत में इन्होंने हर चीज पर अपने कदम पीछे किए। इनका मुझे पता नहीं, आपने शायद मेरे इंटरव्यू देखे कि नहीं, 12-15 दिन की सरकार होने के बाद भी जब नेशनल मीडिया में लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये कितने दिन चलेंगे, मैंने कहा था कि जब इनको सबसे पहला बहाना मिल जाएगा ये सरकार छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि इनकी रणनीति है कि 15-20 दिन में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स कर दीजिए जिसका चुनाव के हिसाब से दूरगामी परिणाम बने, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, लेकिन इतनी देर सरकार न खींची जाए कि अपने दुष्परिणामों का असर हम पे पड़े। और वही इन्होंने किया। जब इनको लगा कि बिजली की दिक्कत होने लगेगी, जब इनको पता चला कि अगली बजट में ये बिजली की सब्सिडीज नहीं दे पाएंगे, जब ये जानते थे कि पानी 1 बूंद नहीं बढ़ा पाए हैं, पानी के लिए दिल्ली तरसेगी, जब इनको मालूम था कि इनके डीटीसी में इन्होंने क्या हाल कर दिया है, आज जल बोर्ड के सुएज के हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स रुक गए, जब ये सब चीजें इनको ध्यान में आने लगी तो ये बहाना ढूंढने लगे। एक एसएचओ से एक मंत्री के बीच में अहंकार की लड़ाई को
इन्होंने ऐसा रखा कि पूरे सरकार को हाशिए पे रख दिया। एलजी साहब की मैं धन्यवाद करता हूं कि उस समय उन्होंने इनको एक फेस सेविंग दे दी तो अपना चेहरा बचा के भाग गए। उसके बाद इनको जन लोकपाल का मसला मिला जो आराम से पास हो जाता, लेकिन ये जानते थे कि किस तरीके से उसमें कोई ना कोई तौर तरीका निकालें। तो क्योंकि इनको संविधान की रूल का ज्ञान ही नहीं, मैं इनको ये नहीं कहूंगा कि उसके खिलाफ हैं, ये बेचारे अज्ञानी हैं इस मामले में। तो अज्ञान में इन्होंने कोई तरीका निकाला। जब कांग्रेस ने, बीजेपी ने और इनके तमाम अधिकारियों ने, चाहे होम सेक्रेटरी हो, चाहे लॉ सेक्रेटरी हो, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी हो, सबने कहा कि साहब ये प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया एक दूसरी है, आप केवल प्रक्रिया अपनाइए। तो उनको लगा कि जैसे ये पुराने हट्टी और जिद्दी है कि ये अच्छा मौका है लोगों के बीच में जाके एक प्रक्रिया को यूं बताएं कि नहीं ये तरीका हो रहा है हमको अलग हटाने का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आपके जितने राजनीतिकार हैं, जितने आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने आपके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन सारी लोगों के स्ट्रेटेजी को धत्ता बता करके अपनी मनमानी और अपने हिसाब से करके चीजों को फिर आप लोगों को फंसा के निकल गए। नहीं, क्योंकि समय है ना इनके पास सिर्फ 2-3 महीने का, ये खुद फंसेंगे, ये फंसा नहीं रहे किसी को। इनको एक एडवांटेज मैं आपको आज भी बताता हूं, अगर दिल्ली सरकार के चुनाव के 1-1.5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता तो इनकी हालत 5-6 महीने में एकदम अलग सी हो जाती। जो आंसू की हालत 5 साल में आसाम में हुई थी वो इनकी हालत करीबन 5 महीने में हो जाती। इनको तो ये मौका मिला हुआ है कि एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव करके भागे। ये इनकी पुरानी आदत रही है, कभी भी किसी पड़ाव पर ठहर कर ये काम नहीं करते हैं, ये एक जगह पहुंच के आगे निकलने के चक्कर में रहते हैं। दिक्कत ये हो जाती है कि जब सरकार आप अपने ऊपर ले लेते हैं तो फिर 5 साल आप कहीं भाग नहीं सकते। सरकार में इनको घुटन हुई क्योंकि ये जानते हैं वायदों से हकीकत बहुत अलग होती है। जिंदगी चलाना, समाज चलाना, सरकार चलाने में कुव्वत चाहिए जो इनके या इनके दल में कहीं नहीं है, ना इनके सोच में। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं। आज सवेरे आप अखबार देखिए, ये कहते हैं मैं एफडीआई रिव्यू करूंगा इफ देयर इज नो जॉब लॉस। 15 दिन पहले कहते हैं मैंने एफडीआई बंद कर दी और उसके वायदे लेके, मतलब जनता में जाओ तो एफडीआई रोक दो, वहां वोट बटोरो। आप चले जाओ आज तक के इंटरव्यू में, क्योंकि हेडलाइंस टुडे के लोग शायद स्वयं चाहते हैं एफडीआई, क्योंकि पूरा हेडलाइंस टुडे का नेटवर्क बिजनेस ओरिएंटेड है, तो वहां आपने प्रॉमिस कर दिया। दिक्कत तो तब आएगी इनको जब ये सरकार चलाएंगे कि एफडीआई लाओगे कि नहीं आओगे। बाहर में तो आप कुछ भी कह सकते हैं, मतलब आप घर के अंदर कुछ कह दो, घर के बाहर कुछ कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो तो ये कहते हैं कि मैंने सारी राजनीति कांग्रेस और भाजपा से सीखी है। किसी से सीखी हो तो क्या हो गया? अगर आपने हमसे सीखी है तो आप अलग कैसे हो? हाँ। नहीं, लेकिन उसमें वो सुधार की बात कर रहे हैं। किस सुधार की? आपने सारी बात कही, लेकिन 49 दिनों में उसने इतना तो किया कि लोगों को जो सपने दिखाए थे उनको थोड़े से पंख दिए और 49 दिन में बिजली का बिल आधा कर दिया, पानी 660 लीटर मुफ्त कर दिया। उसके बाद एक चीज मुझे सोमनाथ भारती ने बताई कि आप लोगों को पता है 66 साल के भारत में दिल्ली जैसे स्टेट में, दिल्ली जो कैपिटल है, यहाँ फॉरेंसिक लेबोरेटरी नहीं है। अगर कोई बड़ी घटना होती है तो लैब हम लोग भेजते हैं हैदराबाद, ये आप नहीं कर पाए और उन लोगों ने कम से कम उसका ऑर्डर कर दिया, वो हो जाएगा। सुनिए, तीनों चीजें सुन लीजिए। बिजली का कोई बिल माफ नहीं किया, 400 यूनिट से कम का किया, उसमें ऑलरेडी सब्सिडी फायदा होगा। नहीं ठीक है, वो फायदा होगा, पर उसका परिणाम क्या होगा? आज हमारे ओल्ड एज पेंशन की पेंशन क्यों रुक गई? आप बताइए ना। आज सारी पेंशन दिल्ली में क्यों रुकी? क्योंकि पैसा वहां से आया। हमने यमुना विकास बोर्ड में जिसमें हम इतना विकास कर सकते थे, वो विकास बोर्ड क्यों भंग कर दिया? उसका पैसा क्यों डायरेक्ट कर दिया सब्सिडी में? बिजली की सब्सिडी कोई भी दे सकता है। 16,000 करोड़ का बिल है, मैं 16,000 करोड़ की 100% सब्सिडी दे सकता हूं, जीरो कर सकता हूं, पूरा प्लान बजट उसमें डाल दूंगा। आपने क्या लोगों को बताया कि जब मैं आपकी बिजली के बिल 50% करूंगा तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी मैं पेंशन रोक दूंगा? क्या आपने बताया कि जल बोर्ड में जो 4-5 हजार करोड़ की परियोजनाएं आगे आनी है, जिसके लिए उखला भी एक ऐसा इलाका जो लालायित है इस पैसा को आने के लिए, वो हमेशा के लिए मैं रोक दूंगा? क्या उन्होंने बताया कि और जो डेवलपमेंट के काम हो सकते थे उसको मैं रोक? इन्होंने तो ये कहा था कि मैं टैरिफ कम करूंगा, इन्होंने सब्सिडी की बात नहीं की थी, इसलिए वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया है। इन्होंने कहा था कि मैं आपको सब्सिडी नहीं दूंगा, मैं टैरिफ कम करूंगा। टैरिफ कम करने के इनके सारे जितने आयाम थे सब खराब निकले। आप अगर कभी आम आदमी पार्टी से, मैं आपको आधिकारिक रूप में टीवी के ऊपर कह रहा हूं, इन्होंने एक स्ट्रेटेजी नोट बनाया है बिजली पे, वो स्ट्रेटेजी नोट इनसे कहिए आपको दें। उस स्ट्रेटेजी नोट में इन्होंने लिखा है दैट टैरिफ कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। अपने ही वायदे की झूठ को इन्होंने अपने ही स्ट्रेटेजी नोट में लिखा है, और मैं आपको गारंटी कर सकता हूं अगर इनमें कहीं में भी सच है तो वो आपको अपना स्ट्रेटेजी नोट बनाकर दें जो उन्होंने सरकार से शेयर किया था, और इन्होंने अपने झूठ को उसमें स्वीकारा है कि नहीं, ये मैं आपको गारंटी से पूछ सकता हूं। दूसरा, पानी की बात है, कितने मीटर्ड कनेक्शंस हैं? इन्होंने पहले कहा था कि सारे मीटर ही गलत है, हम पहले मीटर ही चेक कराएंगे। वो इनका औंधे मुंह गिरा क्योंकि इनके मीटर में कुछ नहीं कर पाए। बिजली की मीटर की टेस्टिंग का इन्होंने कहा था कि सबके सब गलत होंगे, वो औंधे मुंह गिरा, एक भी मीटर का कोई सामने नहीं आया चेक करने के लिए। पानी इनको बढ़ाना था वो और दूसरा, जहां तक फॉरेंसिक लेबोरेटरी की बात है,
ये इसलिए नहीं स्टैब्लिश हो सकती थी क्योंकि इसके पीछे एक बहुत कुव्वती, ऑर्डर देने से नहीं फॉरेंसिक लेबोरेटरी बनती है। ऑर्डर तो हजारों हम देते हैं। 66 साल में नहीं है दिल्ली में फॉरेंसिक लेबोरेटरी, एक तो इशू है। कोई कारण रहे होंगे ना, मुझे उन कारणों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, ना मैं जानता हूं, क्योंकि ये पुलिस जाने या फॉरेंसिक लेबोरेटरी जाने, हैदराबाद में पूरे हिंदुस्तान से जाता है, सिर्फ दिल्ली से नहीं जाता है। फॉरेंसिक लेबोरेटरी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कहीं भी खोल दीजिए, इसकी पीछे की एग्जैक्ट साइंसेस बहुत डिटेल्ड होती हैं। एक अनाउंसमेंट करने से कुछ नहीं होता है। इनको अगर सही में फॉरेंसिक लेबोरेटरी बनानी थी, सही में हमको रिलीफ देना था, तो क्यों भाग गए 50 दिन में? दिल्ली की जनता ने इन्हें जनलोकपाल के लिए नहीं चुना था, बिजली और पानी की सब्सिडी के लिए चुना था। ये जनलोकपाल बिल का बहाना लेके भागे हैं, इसलिए इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत करेंगे। आपने बहुत सारे वादे किए थे अपनी लोगों से, आप अपने इलाके में, उनका क्या हुआ? लेते हैं एक ब्रेक। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बहू बहू होती और बेटी बेटी बेटी। बहू एक कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना, घर में हुकुम बस हमारा ही चलेगा। भारतीय परंपरा सिर्फ एक हिंदुस्तानी बहू ही समझ सकती है, कोई फिरंगी नहीं। अलग सोच है इनकी, अलग है राहें, लेकिन जुड़े हैं ये सभी एक रिश्ते से। देखिए आखिर बहू भी तो बेटी ही है, रात 9 बजे रिश्तों के भवन में उनकी नियति, रात 9:30 बजे फिरंगी बहू, रात 10 बजे हर सोमवार से शुक्रवार सहारा 1 पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। संदीप दीक्षित साहब बता रहे थे किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कुछ वादे किए थे, जो वादे उनको खुद पता था कि वो पूरे नहीं कर पाएंगे, और किस तरह से उन्होंने टैरिफ कम करने की बात की थी, पावर की टैरिफ कम ना करके सब्सिडी देने की बात की। यानी इनका ये कहने का मतलब है कि उनमें और जो दूसरे नेता हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, और जो वादे उन्होंने किए थे वो उन्होंने भी झूठ ही बोला है। लेकिन यहाँ पे आपसे मैं ये जानना चाहूंगा संदीप साहब कि आपने भी अपने चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए थे, ओखला जो आपका क्षेत्र है वहां के लोगों से, उन वादों का क्या हुआ? अगर मुझे सही याद है तो आपने कहा था कि एक अस्पताल वहां पे, एक डिस्पेंसरी वहां पे बनेगी सरकारी, वो कहां गई? स्कूल की, सरकारी स्कूल की बात थी, वो कहां गई? ओखला में सड़कों की और गंदगी का जो बुरा हाल है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, संदीप दीक्षित या एमसीडी? 2009 में चुनाव हुआ था तो मुझसे 3 विषय ही लोगों ने कहे थे, बाकी चीजें सब बाद में आई हैं। पूरे ओखला में कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चलता था, रिपेयर का काम भी नहीं होता था, और मुझे याद है चुनाव के पहले मेरे पास इतने डेलीगेशन आए कि साहब केवल आप हमारा एक ये काम करा दीजिए, ओखला को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और ये मैं गारंटी से कहता हूं, कम से कम हजारों लोग मेरे पास आए होंगे। मैं उस मसले को नहीं समझ पाया उस समय, मैंने कहा ठीक है इसको कोशिश करते हैं। कुछ मैंने एलजी से औरों से पता किया, लेकिन आचार संहिता लगी हुई थी, उसका हम उस समय कुछ नहीं कर सकते थे। फिर हम एलजी से मिले, औरों से मिले, स्थिति पता चली। आज पूरे इलाके में उसका काम खुला, उसके बाद लोगों को एक फायदा मिला, लोगों को एक आजीविका मिली, लोगों को एक जीवन मिला। पूरा ओखला का जो नजरिया है वो बदला। बीच में कई बार कोशिश भी हुई सरकार से वहां डेमोलिशंस करने की, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले फिर कंस्ट्रक्शन को रोकने की किसी ने कोशिश की, उसको फिर हमने क्लियर करवाया। तो एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो लोग हमसे मांगते थे, और ये आसान नहीं है इस चीज को खुलवाना, इस पर निरंतर हम लोगों ने नजर रखी। दूसरा ये था कि हमको किसी भी तरीके से आप मेट्रो दे दीजिए। मेट्रो में कई बार डीएमआरसी ने प्रोग्राम बनाया और कहीं भी उन्होंने, अगर आपको ये मालूम होगा, उसमें जामिया नहीं जुड़ा था। हमेशा कालिंदी कुंज की रोड से ही उसको प्रपोजल करते थे। उसमें हम डटे, उसमें 1-2 साल लगे, उसको क्लियर करवाया। बल्कि मेरे जब बाई इलेक्शन हुआ था, हमारे इलेक्शन होने के पहले, उसके पहले उस लाइन को बेसिक हमने अप्रूवल कराया और उस पार्ट को हम लोगों ने क्लियर किया। तीसरी जो इनकी डिमांड थी कि साहब कुछ भी करके हमारे यहाँ आप पानी की और सीवेज की परियोजना को इंप्लीमेंट करवाइए। चुनने के बाद जब हम लोगों ने पहली मीटिंग जल बोर्ड में रखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जल बोर्ड के प्लानिंग सर्किट में ही ओखला, जामिया नगर, शाहीन बाग, अबुल फजल एरिया था ही नहीं। तो उसके बाद हम लोगों ने जल बोर्ड से बात की कि साहब इसको अब करना पड़ेगा। उन्होंने एक सीनियर लेवल पर इस पर कंसल्टेंट्स लगाए। 2-2.5 साल में उसकी रिपोर्ट आई, उसके बाद वो क्लियर हुआ। उसके बाद जो बहुत बड़ी डिमांड थी कि हमारी 23-24 कॉलोनीज जो रुकी हुई हैं अनऑथराइज के लिए, कुछ एएसआई के कारण, कुछ फ्लड प्लेन के कारण, वो सारी की सारी क्लियर हुई। और आज मुझे संतोष है कि वो पूरे की पूरी परियोजना जो ओखला परियोजना के अंदर आती है उस पर काम चल रहा है। और जो आपका सवाल था कि मेन गंदगी जो जहां तक हम लोग रिस्पॉन्सिबल दिल्ली सरकार के हो सकते थे सीवेज के, उसकी परियोजना का काम जो है आज चालू हो रहा है। धीरे धीरे बनते 1 से 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। पानी में आज भी दिक्कत है। आप ओखला की स्थिति से संतुष्ट हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं।
क्या किया आपने 5 साल में? नहीं, मैं बताता रहा हूं, ये तीनों काम किए। सुएज हम कैसे उसको बताते जब तक हमारी परियोजना नहीं चलती। हमारी दिक्कत वहां यही थी कि जो अनऑथराइज कॉलेज के ऑथराइज होने में जो एएसआई की प्रॉब्लम थी और जो 300 मीटर की जमुना की प्रॉब्लम थी, वो हम इजीली सॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे। जब भी हम कुछ करते, या तो उषा मेहरा कमेटी उसमें दिक्कत करती थी, या हमको एएसआई की दिक्कत आती थी, उसमें हमको वहां लोकल एमएलए भी आपकी सरकार से नहीं होता। रूल रेगुलेशन का ये मतलब नहीं है कि सरकार आपकी है तो रूल रेगुलेशन को दरकिनार आप कर देंगे। मेरे ख्याल से जिन कॉलोनीज को हमने ओखला में क्लियर कराया है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं होगा कि जीरो जोन में या जमुना की ग्रीन बेल्ट के एरिया में या उस एरिया में जहां नजर लगी रहती है सुप्रीम कोर्ट की, वो आज ऑथराइज हुई। चलिए, ओखला में एक और बहुत बड़ा इशू है जो आपके सामने खड़ा होगा। आप चाहें ना चाहें आपसे सवाल पूछा जाएगा, बाटला हाउस इनकाउंटर पे आपने क्या किया? बाटला हाउस जाहिर सी बात है जो अभी असेंबली इलेक्शन हुआ उस पर भी मुद्दा बना। आसिफ मोहम्मद खान ने उसको असेंबली में भी उठाया, एसआईटी की जब बात हुई। आप इलेक्शन में जा रहे हैं, आप उस इलाके में जाइएगा, क्या स्थिति है? देखिए, बाटला हाउस में बहुत क्लियर है मेरा। जब मैं 2009 में सांसद के लिए चुनाव लड़ रहा था और तभी इशू आया था, क्योंकि बाटला हाउस का एनकाउंटर तब हुआ था जब मैं यहां से सांसद नहीं था। मैंने कहा था इस बात को हम 100% करेंगे, और लोगों को पता भी है कि चुनने के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने की कि उस समय के गृह मंत्री चिदम्बरम जी को पत्र लिखा। पत्र बिल्कुल क्लियर था। पत्र में मैंने ये कहा था कि वो इनकाउंटर सही था गलत था, मेरी उसमें कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। लोगों के अंदर में एक टीस है, एक फीलिंग है कि शायद ये इनकाउंटर कहीं हो सकता है, उस तरीके से गलत हो सही हो, लोगों की एक फीलिंग है। और इसलिए सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है कि जब उसके अपने आवाम में कहीं डाउट है, उस डाउट को क्लियर करें। इसलिए मैंने होम मिनिस्टर साहब से बिल्कुल क्लियर लिख के, और बल्कि मैं चिदम्बरम साहब से मिलने गया और कहा कि आई वुड डिमांड कि आप किसी भी रूप में इसकी इंक्वायरी कराइए। इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी को डाउट करता हूं, इसलिए क्योंकि मैं जिनका रिप्रेजेंटेटिव हूं उनके मन में एक शंका है। और मैंने कहा अगर आपके पास एविडेंस है, आप उसको प्रूव करेंगे, अपने आप जनता सेटिस्फाई हो जाएगी, और नहीं है तो पुलिस को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को आगे के लिए सीख मिलेगी। दोनों रूप में इंक्वायरी बेस्ट है। मुझे खुद चिदम्बरम साहब ने कहा कि नहीं, दे आर फुली सेटिस्फाइड, दे विल नॉट, वो उस बात को नहीं मानेंगे या वो नहीं करेंगे। मैंने लोगों को आके भी कहा कि भाई ये मुझे फीडबैक चिदम्बरम साहब से मिला है और इसलिए दैट इज वेयर इट रेस्ट्स। ये मैंने मीटिंगों में भी बताया, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो मुझसे जुड़ा है ओखला में वो इस बात को जानता हो कि ये मैंने नहीं किया था। जब जजमेंट आई, मैंने ना जजमेंट को वेलकम किया ना जजमेंट को वो किया, किसी की सजा पे उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद ये मसला सेटल हो गया। मेरा आज भी ये है कि अगर इस पे उस समय इंक्वायरी होती, मेरे ख्याल से बहुत वेलकम स्टेप होता, क्योंकि अगर लोगों के अंदर में डाउट है, डाउट क्लियर होना चाहिए। और ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग, खासकर कुछ फिरका परस्त ताकतें ये कहना चाहती हैं कि इंक्वायरी इसलिए डिमांड हो रही है क्योंकि जो उसमें पुलिस अफसर्स मार्टर हुए उन पर सवाल खड़ा होगा। वो बिल्कुल नहीं। जो पुलिस अफसर्स गए होंगे वहां, वो अपनी ड्यूटी पे गए। ड्यूटी पे अगर उनकी डेथ हुई नहीं हुई, उनका जो पराक्रम है उस पर हम कभी भी मनाही नहीं करते। हम केवल ये कहते हैं कि क्या इंटेलिजेंस के सिस्टम में, क्या उसके पुलिस के सिस्टम में अगर डाउट था, उसको इंक्वायर होना चाहिए। इंक्वायर से अगर सही निकलेगा तो लोग सेटिस्फाई होंगे, नहीं तो पुलिस भी आगे लर्न करेगी। संदीप साहब, आपने पुलिस के पराक्रम की बात की, आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि परसेप्शन, एक जनरल परसेप्शन की बात करें, वो है कि वो जो एनकाउंटर था वो बिल्कुल सही नहीं था। परसेप्शन बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या है, वहां ओखला के इलाके में परसेप्शन है। जब ये परसेप्शन है तो कम से कम सरकार को इतना सेंसिटिव तो होना चाहिए था, इंक्वायरी करवाना चाहिए था। दूसरा कि जो लोग उसमें मार्टर हुए, जिन लोगों की जान गई, पुलिस के इंस्पेक्टर थे, उनको इस इंक्वायरी तक या जजमेंट आने तक कम से कम जो शौर्यवीर चक्र और दूसरी चीजें की वो ना देती। देखिए, ये अलग बात है, दोनों अलग बातें। क्योंकि देखिए, जो लोग फील्ड पर इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी इंसिडेंट को, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो आदमी वहां शहीद हुए या जो वहां गए वो इसके पीछे के नायक रहे होंगे। इसलिए मैं सोचता हूं उनको दोनों को सेपरेट करके रखें। लेकिन अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे केजरीवाल साहब की। केजरीवाल साहब ने भी इस पे बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा है कि अगर वो फिर से उनकी सरकार आती है या ऐसी स्थिति बनती है तो वो उस पर एसआईटी जांच करवाएंगे। नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने मुझसे बातचीत में आपसे कहा होगा। नहीं, उन्होंने तो चेंज किया, क्योंकि वो तो रोज अपनी बात चेंज करते हैं। वो तो कहते हैं, जब उन्होंने ये पंजाब पर एसआईटी की और हमारे लोकल एमएलए साहब ने इस बात पर उनको सवाल किया तो उनका कि नहीं, वो तो जजमेंट ने सेटिस्फाई कर दिया है। जब उन्होंने पर्चे बांटे थे, खासकर हमारे माइनॉरिटी एरियाज में, उस समय भी जजमेंट का उनको ज्ञान था कि नहीं। तो जगह केजरीवाल साहब को तो छोड़ दीजिए, वो तो न पुत्रम न पुत्री, उनसे जिस समय जो सूट करेगा वो वैसा बोलेगा। और अगर उनको मीडिया जैसे माध्यम मिल जाते हैं जो उनके बात को सेलेक्टिवली उनके प्रो करके प्रोजेक्ट करेंगे, तब तक उनके ये जो एक उन्होंने अपना बना रखा अपने आसपास का हो रहा वो चलता है। अभी एक आम आदमी पार्टी आपके लिए सरदर्द बनी हुई थी, वहां पे इरफानुल्लाह ने इलेक्शन लड़ा।
और अब एक ऐसी कम्युनिटी का कैंडिडेट आपके लिए सामने आ रहा है जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, मुस्लिम समुदाय का है, आपको कितना चैलेंज लगता है? नहीं साहब, देखिए पिछली बार भी एक मुस्लिम ही कैंडिडेट था बीएसपी से, अगर आपको याद होगा 2009 में, और बल्कि 2009 में तो बीएसपी एक असेंडेंसी में थी दिल्ली में। उसके पहले 6 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें शायद 10% से प्लस से 12-15% के करीब वोट बीएसपी पा गई थी। यहां भी उसका लोकल प्रेजेंस बड़ा अच्छा था, तो उस समय बीएसपी एक उरोज पे थी, एक असेंडेंसी पे थी। तो आज तो बीएसपी और भी डाउन हो गई है। कांग्रेस की लड़ाई दिल्ली में और बाकी देश में आम आदमी पार्टी के साथ है या भाजपा? नहीं, बीजेपी से। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली का फिनोमेना है। देखिए, अब ने उसको प्रोजेक्ट किया कि हो सकता है अगला प्रधानमंत्री केजरीवाल बने। सीएसडीएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद योगेंद्र यादव जी की अपनी संस्था है या जहां वो काम किया करते थे, उसके रिसेंट सर्वेज बता रहे हैं कि पड़ोस में भी वो 5% से ऊपर नहीं जा रहे, कहीं 3%, कहीं 2%। अब 3%, 2% में ये 200-300 सीटें ले आए तो ये तो मतलब इनकी और मीडिया के बीच की बात है। ये एक सवाल मुझसे कि ये माना जा रहा है कि उस रथ को जिसको कांग्रेस नहीं रोक पाई, जिस तरह से मोदी जी का प्रचार शुरू हुआ और मोदी के रथ को या आपके रथ को? मोदी के रथ को कांग्रेस नहीं रोक पाई और कहीं ना कहीं मोदी के सामने कोई ऐसा फॉर्मेडेबल कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, वो आम आदमी ने किया है। वो गुजरात जाकर के उनके गढ़ में जाकर के बोल रहे हैं, पॉपुलिस्ट चीजें हैं मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम वो चैलेंज कर रहे हैं। आपको नहीं लगता 18.5% वोट है यूपी में मुसलमानों का, 12% बिहार में है वोट, तो कहीं ना कहीं उनको ये अच्छा लग रहा है कि कोई आदमी है, जहां कांग्रेस ने कंसीड किया वहां आम आदमी लड़ रहा है। बिल्कुल गलत है। सबसे पहली लड़ाई तो मोदी के खिलाफ हमने लड़ी है, 2004 से हम लोग लड़ रहे हैं। बल्कि आप देखिएगा एक बड़ा विवाद के तो बढ़ा दिया, बढ़ने में अलग बात है, वो तो जनता जिसे वोट करे, ये कौन सा उनको घटा देंगे। ये तो केवल एक वो कर रहे हैं, एक शोमैनशिप कर रहे हैं। पिछले 2 साल से ये राजनीतिक पटल पर घूम रहे हैं। इन्होंने तब तो सेक्युलरिज्म की बात एक बात नहीं की। आज भी आप देखिएगा, माफ करिएगा, ये मोदी को उसके डेवलपमेंट पर अटैक कर रहे हैं, उसके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर नहीं। एक सेंटेंस भी इन्होंने उस बात पर नहीं बोला है, क्योंकि ये केवल एक भ्रष्टाचार का एक रूप बनाकर चल रहे हैं कि सबको भ्रष्ट बताओ, अपने आप को साफ। इनकी पुरानी आरएसएस की लीनिंग्स हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बाद में कभी सामने आएंगी। कांग्रेस है जिसने इनको सेक्युलर एजेंडे पर अटैक किया है। सोनिया जी का ये आपको याद होगा, बहुत साल पहले का विवादास्पद बयान था, विवादास्पद बन गया, वो अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन जिस शब्दों में हम लोगों ने क्लियरली इसके अनसेक्युलर एटीट्यूड को अटैक किया है, इसके अनह्यूमन एटीट्यूड को अटैक किया है, इसकी ह्यूमन राइट्स के एटीट्यूड को अटैक किया है, उसमें एक भी शब्द जो है आज केजरीवाल नहीं बोल रहे। माफ करिएगा, ये मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है। मोदी के सेक्युलर अनसेक्युलर होने पर या उसके उस दृष्टिकोण पर केवल और केवल कांग्रेस ने हमला बोला है। आम आदमी पार्टी तो क्योंकि उसके साथ कैमरे चलते हैं इसलिए वो आज बहुत बड़ी दिख रही है, ऐसे बहुत बड़ा चैलेंज है। आपसे आखिरी सवाल, चुनाव आ गया है 2014 का, दिल्ली में और पूरे भारत में आप कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं स्थिति में? क्या अगली सरकार केंद्र में कांग्रेस की या यूपीए की बन रही है? देखिए, बहुत क्लियरली अगली सरकार यूपीए की बनेगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। पहले याद रहेगी, फिर उसके बाद आपसे मेरी मुलाकात बिल्कुल होगी। उस समय भी मैंने आपको स्पष्ट रूप में अपनी राय दी थी। राय गलत हो सकती है, राय सही हो सकती है। कितनी सीट जीत रहे हैं आप लोग? देखिए, दिल्ली में मैं खुद आपको बताऊं, इसके पहले जो सर्वेज आए थे वो हमको 0 दिखा रहे थे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कहीं 5-2, कहीं 4-3 दिखा रहे थे। पिछला वही सीएसडीएस का सर्वे आया, उसने बाकी सबको 0 से 4 और कांग्रेस से 0 का 2 दिया। क्वाइट क्लियरली एक महीने में एक ग्राफ बढ़ा है। तो अगर हम आज 1 या 2 पे पहुंच गए हैं तो आप देखिएगा 15 दिन में क्या होता है। चलिए, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। उम्मीद है कि आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी हों। चुनाव के बाद मिलेंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। आज लेते हैं आज की तकरार में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दे, आदाब।